हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। उसी कड़ी में देखिए, जैसा कि आपने देखा कि हम पिछले लेक्चर्स में हमने देखा जहाँ पर हमने लेक्चर 1 to 11 को काफ़ी हद तक कवर कर लिया है और हमने लास्ट में उद्योग जो क्षेत्र है उसको देखा था। और आज हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम को देखने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो घटनाक्रम है उनको देखेंगे। इसी के साथ साथ प्लस मैं यहाँ पर मेंशन करना, आई थिंक थंबनेल पे मैं कर रही हूँ, यहाँ पर वैश्विक सूचकांक, ठीक है, क्या है, वैश्विक सूचकांक को भी मैं यहाँ पर शामिल किया है इसके अंतर्गत इस वीडियो में। तो वो भी ज़रूर देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। आप खुद भी पूरा वीडियो देखिए, दो चार मिनट या 6 मिनट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कभी कभी छोटी लेंथ भी रखती हूँ ताकि आप जल्द से जल्द उसे ख़त्म कर सकें। और यूपीपीएससी से पहले आपकी ये वीडियो बिल्कुल अभी इवन आरओ से पहले वो कोशिश है कि कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ साथ 500-600 एमसीक्यूज़ भी इस पे बेस्ड, इस बुक पे बेस्ड आपको कराऊंगी, जो आपकी यूपीपीएससी से पहले हो जाएंगे, आरओ से पहले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी, मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके पीडीएफ लिंक्स इत्यादि आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्लीज़ यहाँ पर फॉलो करें या सब्सक्राइब ज़रूर करें अभी, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइमली नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और ये जो पढ़ा रही हूँ ये दोपहर को 1 बजे वीडियो आता है। सुबह 6 बजे आप देखेंगे ज्योग्राफी का लास्ट 20 to 30 ईयर्स के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उन सबको कराया जा रहा है, उसको ज़रूर फॉलो करिए। यूपीपीएससी और भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद सुबह 10 बजे हिस्ट्री का पीवाईक्यू एमसीक्यूज़ कराया जा रहा है, उसको फॉलो करिए। दोपहर को 1 बजे ये और भी नए प्रोग्राम्स इसी कड़ी में आगे जोड़े जाएंगे इस हफ्ते के अंदर अंदर। तो निरंतर हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, लास्ट में हमने उद्योग क्रांति को काफ़ी हद तक देखा था। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, जो कि मैं पहले अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये पेज नंबर आप देखेंगे 112 है। कौन सी बुक? यही आई दृष्टि करंट अफेयर 2024। और बुक अभी तक नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए। पीडीएफ मत मांगिए, उससे कुछ नहीं होगा। 120-110 रुपए की मात्र किताब है, उसको देख लीजिए। अगर बहुत ही एक्सट्रीम है कि भैया आसपास है ही नहीं, तो आप पीडीएफ अरेंज कर लीजिए। घटना चक्र का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आपको मिल जाएगा और उससे पढ़ते रहिए, लेकिन वीडियो के साथ साथ उसको पढ़िए। और जो होमवर्क आपको देती हूँ उसको भी साथ में करते रहिए, ताकि रिवीजन होता रहे और भी प्रश्न उसके साथ साथ तैयार होते रहेंगे। इस बात की इंपॉर्टेंस को आप तब समझेंगे जब आप पेपर देकर आएंगे या पेपर हॉल में बैठे होंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न, पहला टॉपिक क्या कहता है? वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट दिसंबर 2000। तो विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है वैश्विक प्रेषण पर, ठीक है। माइग्रेंस एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39, क्या नाम है उसका? 39 माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 है। विश्व बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ को जारी किया गया है। और इसका जो नवीनतम संस्करण है उसका शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शीर्षक से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो इसका शीर्षक क्या है आपका, ये देख लेते हैं यहाँ पर। इसका शीर्षक है लेवरेगिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो शीर्षक से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप शीर्षक ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी पूछे जाएंगे। यानी कि टाइटल क्या है, क्योंकि देखिए टाइटल इसलिए महत्वपूर्ण होता है जब आपको कोई पैराग्राफ दिया जाता है, आपसे कहते हैं कि इसका टाइटल बताइए, यानी कि पूरा सार का निचोड़ आप क्या समझ आते हैं, किस टाइटल पे बेस्ड इसको पूरा लिखा गया है। तो टाइटल बहुत महत्वपूर्ण है, और कई सारे टाइटल्स हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। उसको साथ में लिखते रहिए एक पेज पर कि क्या क्या पढ़ा रही हूँ, उसके टाइटल लिखते रहिए, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या है, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ रेमिटेंस फ्लो जो है कितना हो गया। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि रेमिटेंस जो है, यानी कि रेमिटेंस फ्लो जो है निम्न और आय वर्ग वाले जो देश हैं उनमें रेमिटेंस की बात करता है। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। और ये निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण प्राप्त करता शीर्ष 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत पहले नंबर पर, फिर मैक्सिको, फिर चीन है। इसको एक बार देख लीजिएगा, रेमिटेंस कहाँ पर प्राप्त करता देश कौन कौन से? 5 है, भारत, मैक्सिको और चीन है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? भारत पहले नंबर पर है, 125 प्राप्ति पर देखेंगे जो है ये भारत है। इसके बाद आपका पाकिस्तान है। तो यहाँ पर भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर $1 बिलियन के रूप में, $125 बिलियन के रूप में यहाँ पर अनुमानित जो है
दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष प्रेशर प्राप्त करता देश है। बस इतना ही इसमें देखना है, कुछ खास नहीं है। इसके बाद खास नहीं का मतलब है कि बस इतना ही देखना है, इसमें और ज़्यादा आपको सर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जिसको अंडरलाइन किया बस उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए, नज़र में आना चाहिए। बहुत बार ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको नहीं समझ आएंगे और बहुत हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना है। 1-2 बार समझिए, 3 बार समझिए, नहीं आता तो उसको लीव इट करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। हो सकता है उस मोमेंट पे ना समझ आ रहा हो, बाद में चीज़ें समझ आ जाए, उसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है तो। दूसरा टॉपिक आज का क्या कहता है यहाँ पर, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, संभावनाएं रिपोर्ट जारी करता है। आर्थिक संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, तो क्या है ये, एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जो है अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। और इसमें क्या है, इस रिपोर्ट में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर पर भारत 6.3% की अनुमानित यहाँ पर जो है अनुमानित है यहाँ पर, ठीक है। भारत ने कितनी वृद्धि दर ब्रिक्स देशों में सबसे ज़्यादा की, 6.3% है। तो क्या अर्धवार्षिक रिपोर्ट है जिसे विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। तो विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट, जो 2024 में जारी की गई जनवरी में। इसमें वास्तविक जीडीपी यानी कि विगत वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन, वास्तविक जीडीपी यहाँ पर क्या है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया। आप भारत के संदर्भ में मात्र यहाँ पर फोकस रखिए। तो भारत के संदर्भ में आप देखते हैं कि यहाँ पर 23, 24 और 25 में देखेंगे। 23 अभी फिलहाल 23, 24 और 25 में देखिए कि कितना कम, सब पॉइंट में से परसेंटेज बढ़ा है। 6.3%, 6.4%, 6.5%। तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल तरीके से याद रख दीजिए। जो वास्तविक जीडीपी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अंतर्गत दी गई भारत की में, उसमें देखेंगे कि 2023, 24 और 25 में सिर्फ 0.1 का अंतर है। 6.3%, 6.4%, 6.5%। तो भारत के संदर्भ में मात्र आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये टॉपिक हो गया। इसके बाद इसी पेज नंबर पर 113 पर अगला टॉपिक है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2024। हमने आर्थिक संभावना रिपोर्ट देखा, फिर विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट। तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी करता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट है। और इसमें क्या कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक की एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही ये भी माफ़ी चाहती हूँ, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, हाँ वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही ये जारी की जाती है। और इसमें कह रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2022 से 25 के बीच में किस प्रकार से चेंज होगी, वो यहाँ पर कहने का मतलब है। तो अर्थव्यवस्था में विश्व में देखेंगे, अर्थव्यवस्था जो है 2.7% 2023 में है। पूरे विश्व की अगर हम अर्थव्यवस्था की उसकी जीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2023 में ये कह रहे हैं। और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इसके बाद भारत की स्थिति देखिए यहाँ पर, मात्र ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ भारत के संदर्भ में। तो भारत में आप देखेंगे यहाँ पर ये 2019 नहीं 2000 किसकी 2022, ये 2023, ये 2024 और ये 2025 की बात कर रहे हैं। तो भारत में भी सेम देखेंगे, यहाँ पर 6.3% बढ़ा है, 6.2% है, 24 में रहेगा, फिर 2025 में 6.6% रहने का अनुमान है। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो 6.3 है, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा था 2023 में। भारत की जो वास्तविक जीडीपी की बात कर रहे हैं वो कितना है, 6.3%। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही बस आपको यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर आपको यहाँ कहीं कहीं पर आपको ई और एफ और ये सब दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ही जानने के लिए देख लीजिए। ए का मतलब अनुमानित यानी कि एस्टीमेट है, बी का मतलब पूर्व अनुमानित यानी फोरकास्ट है। तो कुछ अनुमानित है, कुछ यहाँ पर पूर्व अनुमानित है, यानी कि ये जो आपका ई है ये अनुमानित है और ये आपका पूर्व अनुमानित है, क्योंकि 2024 में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। सिर्फ इसको ऐसे एक नज़र से देख लेना है, बहुत ज़्यादा घुसने की या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ नहीं पूछी जाएगी। बट ये कि कुछ चीज़ें हैं जिनको सरसरी नज़र से हमें देखते हुए जाना है। जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता दूंगी, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक अमीर देश, देखिए विश्व के सर्वाधिक अमीर देश जो है उसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी कि पर कैपिटा परचेजिंग पावर जो है वो देखा जाता है। उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि सबसे अमीर देश के जो व्यक्ति हैं वो कहाँ के हैं। तो विश्व के सर्वाधिक अमीर 5 देश कौन कौन से हैं, देखिए इसमें लग्जमबर्ग है, ठीक है, लग्जमबर्ग है इसमें, और इसके बाद आयरलैंड है, सिंगापुर है, कतर है, मकाऊ है। तो ये सब है इसके अंतर्गत, ठीक है। जीडीपी प्रति व्यक्ति यूएस डॉलर में, यूनिवर्सल है ना यहाँ पर, इसलिए यूएस डॉलर में देखा गया है। तो एक बार इनको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय राज्यों का क्रम यहाँ पर दिखाना है। राज्य है और वित्तीय वर्ष में अनुवादित ऋण जीडीपी
कितने अनुपात में है, कितने रेशियो में है, तो ऋण जीडी यानी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो यहाँ पर भारतीय राज्यों के संदर्भ में दिया गया है। तो पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जो कि विगत वर्ष में 23 अनुमानित जीडीपी लाख करोड़ रुपए में है, तो 0.37% है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ये सब यहाँ पर दिया जा रहा है, अन्य राज्यों के नाम दिए जा रहे हैं बार बार, तो थोड़ा सा ना सेंसस देख लीजिएगा। हालांकि सेंसस पे मैं भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, 2011 का जो सेंसस है जनगणना का, तो उसमें देख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा। और ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में होमवर्क में कि पहली जो जनगणना है वो कहाँ और कब हुई थी, और फिलहाल में जो जनगणना है वो उसमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखना है। यूपी के बारे में भी देख लीजिएगा। बाकी जनसंख्या यानी कि सेंसस से रिलेटेड मैं प्रश्न लेकर आऊँगी जल्द ही वीडियोस। ठीक है, हालांकि एक शॉर्ट वीडियो भी डाला गया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि 2024 में बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप के आधार पर विश्व के 5 शीर्ष बड़े बैंक कौन कौन से हैं। विश्व के 5 शीर्ष बड़े बैंक की बात हो रही है, तो ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। JP मॉर्गन चेस है, जो कि USA का है। बैंक ऑफ अमेरिका USA का है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड चीन का है। वेल्स फार्गो USA का है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे वेल्स फार्गो USA का है। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना चीन का है। तो ये क्या है, 5 आपके बड़े बैंक हैं पूरे विश्व के, जो कि मार्केट कैप के आधार पर इनको निर्धारित किया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि शीर्ष तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से शीर्ष पर बने हुए हैं। JP मॉर्गन चेस USA का है, हमने देख लिया शीर्ष बैंक। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मार्केट कैप पर शीर्ष बैंक की यहाँ पर और 5 बैंकों की बात की जा रही है। तो ये नाम लिख लीजिएगा मार्केट कैप पर, और यहाँ पर देश लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके सामने यहाँ पर लिख लीजिएगा बैंक का नाम। तो हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग में एक तरफ देश का नाम, उनके सामने बैंक्स का नाम दे दें और आपको कंफ्यूज कर दें। तो याद रखना है JP मॉर्गन चेस USA, बैंक ऑफ अमेरिका USA, तो USA की सबसे ज़्यादा इसमें है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड चीन, वेल्स फार्गो USA और एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना चीन। तो कहाँ कहाँ पर कौन से बैंक अवस्थित हैं, नाम और देश उनके मार्केट कैप के हिसाब से देख लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ठीक है, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट कहाँ का है, यानी कि ये जो इंडेक्स जारी किया है पासपोर्ट इंडेक्स की, इसमें बात करें विश्व के सर्वाधिक अमीर देशों में हमने देखा। ठीक है, फिर उनके बैंक, भाई अमीर देश है उनके बैंक्स पर भी नज़र डाली। अब फिर कह रहा है भाई इतने अमीर है तो पासपोर्ट इंडेक्स उनका क्या कहता है, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट कहाँ का है, सिंगापुर का है। बस ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट कहाँ का है, सिंगापुर का है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्या टॉपिक हमारा आज का कहता है, पेज नंबर 114 पर देखिए, इसी किताब में 114 नंबर पर है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक दिसंबर 2023। अब एशियन डेवलपमेंट आउटलुक यानी कि ये ADB के द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी किया जाता है। किसके द्वारा, ADB के द्वारा। मैं इसको लिख देती हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आपका होमवर्क है कि ADB बैंक क्या है। ठीक है, इसके संस्थापक जो है सदस्य कौन कौन से हैं, संस्थापक सदस्य के बारे में जानिए इसके बारे में। ठीक है, बेसिक में। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ये भी देख लीजिएगा। इसी के साथ ADB के साथ NDB भी देखना है, NDB कहाँ पर है, इसके संस्थापक सदस्य का क्या कौन कौन है, मुख्यालय इसका कहाँ है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी किया गया है दिसंबर 2023 में। ठीक है, बस इतना इसमें देखना। इसके बाद इनकी ना सीधे लिस्ट पर आना है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में यहाँ पर क्या कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट जो आउटलुक है, ठीक है, यानी कि इसमें विकासशील एशिया का GDP दर और इत्यादि चीज़ों का GDP दर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर अलग अलग आंकड़े दिए, 2023 के भी दिए, 2024 के, 2022 के भी। तो ये आंकड़े कब कब आते हैं, ये आंकड़े सितंबर और दिसंबर में आते हैं हर वर्ष के। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो 2023 सितंबर में 6.3 हमने पहले भी देखा है। फिर 24 में यहाँ पर बस बता रहे हैं 6.7% हो जाएगा ये आंकड़ा GDP का। किसके अंतर्गत, जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है उनके हिसाब से जो भारत का GDP है वो सितंबर 2023 में 6.3% था, जो कि दिसंबर 2007 में 6.7% हो जाएगा, 0.4% ही बढ़ रहा है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। देखिए कुछ टॉपिक हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं, लेकिन उनका करंट में आना, उनका बेसिक से जुड़ जाने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन जाता है।
ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका क्या कहता है यहाँ पर, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023। तो इंटरनेशनल डेट ये आपका डेट देखिए, डेट ये डेटिंग ऐप वाला डेट नहीं है, ये डेप्थ है, ऋण की बात करता है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, डेप्थ की बात कर रहा है। हम हिंदी मीडियम में क्या हम इसको डेट पढ़ते हैं, डेप्थ मतलब ऋण। तो बेसिकली इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट है वो 2023 में जारी की गई है। और ध्यान रखना है ये 50वां संस्करण है, इसलिए याद रखना है कितना संस्करण है, कौन सा, 50वां संस्करण है। ठीक है, 50वां संस्करण है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ष 2015 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि निजी ऋणदाताओं को विकासशील देशों में लगाए गए धन की तुलना में, मतलब जो पैसा निजी ऋणदाता जो हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, उन्हें पैसे लगाने की तुलना में धन प्राप्त ज़्यादा हुआ है, मतलब जितना लगाया उससे ज़्यादा उनको प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज हो सकता है। तो पहली बार कब हुआ ऐसा, 2015 के बाद पहली बार अब ऐसा हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, ये वाला नीचे वाला नहीं, बस ये वाला पॉइंट आपको ज़्यादातर देखना है। इसके बाद हम इसमें इतना इंपॉर्टेंट, इसको बस रीड कर लीजिएगा एक बार, ये नीचे वाला जो लाइन है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विकासशील देशों द्वारा रिकॉर्ड 443.5 बिलियन यूएस डॉलर के बाह्य सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण का भुगतान किया गया है। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट आपका ये, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चलो छोड़ो उसको, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो इंटरनेशनल डेप्थ रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, पहली बात तो। ठीक है, इंटरनेशनल डेप्थ रिपोर्ट 2023 में जारी की, 50वां संस्करण है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 2015 के बाद पहली बार निजी ऋणदाताओं को विकासशील देशों में लगाए गए धन की तुलना में ज़्यादा धन प्राप्त हुआ है। बस इतना ही, ठीक है, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही इसमें पढ़ना है। क्लियर है। अब आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2023, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि आईएमएफ, अब देखिए आईएमएफ की बात आई है तो आपका होमवर्क सीधे, जब भी मैं बोलूँ तो सीधे होमवर्क खुद ही लिख लिया करी कभी कभी। अब आईएमएफ के बारे में ज़रा डिटेल में जानिए, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आईएमएफ क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका रोल क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है, तो इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है एक रिपोर्ट जारी करता है, ये आईएमएफ जारी करता है। ठीक है, इसका शीर्षक क्या है इस रिपोर्ट का, नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंसेस। ठीक है, डाइवर्जेंसेस है इसका, याद रखना है। इसका जो शीर्षक है, थीम है, टाइटल है, वो ये है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका शीर्षक क्या है, नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेस है। ठीक है, एक तो इतना टफ कभी कभी वर्ड हो जाता है ना कि क्या ही बताया जाए। तो यहाँ पर ये हमें सेम वही कि थीम क्या है उसकी, ये याद रखना है। थीम देखिए, क्या कोई आउटलुक, कोई रिपोर्ट इत्यादि है ना, तो उसकी थीम बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनते हैं। कभी कभी नाम दे दिया और उनकी थीम पूछ लेते हैं, है ना, तो वो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, नीचे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट से भी इसमें भारत के संदर्भ में है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वृद्धि अनुमान जो है वो 22 में 7.2% है, और फिर 23-24 में 6.3, 6.3, यही ऑलमोस्ट चलेगा आपका। ठीक है, जहाँ चेंज होगा मैं खुद ही बता दूंगी। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर देखेंगे कि वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2022 में कह रहे हैं कि 8.7% से लगातार कम होकर 23 में 6.9% रहने का अनुमान है। लेकिन वर्ष 2024 के लिए 5.8% पूर्व अनुमानित है। किसके संदर्भ में बात करें, वैश्विक मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 के लिए 5.8% रहने के लिए पूर्व अनुमानित है। ठीक है, बस इतना देख लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट इसमें। इसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पर आता है विश्व निवेश रिपोर्ट। ठीक है, विश्व निवेश यानी कि यहाँ पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है जो 2023 में जारी हुई है। किसके द्वारा, अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा, अंकटाड के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। सेम इसका केंद्रीय विषय, इसका मेन सेंटर विषय क्या है, थीम क्या है, तो सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश, यानी कि इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें कह रहे हैं कि अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठंडे दिमाग से सुनना है। जैसे अब कह रहा है इसमें विकासशील देशों में, फोकस हो जाइए, विकासशील देशों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 4% से बढ़कर जो है, यहाँ पर कह रहे हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको इससे लिख देती हूँ, आपका FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, विकासशील देशों में 4% से बढ़कर वैश्विक प्रवाह का 70% से अधिक हो गया। ये रिकॉर्ड मतलब 4% से बढ़ गया है, बस इतना याद रखना है। विकासशील देशों में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो वैश्विक निवेश रिपोर्ट कहती है 4% बढ़ गया है। बट आप देखेंगे यहाँ पर विकासशील देशों के अनुसार, विकासशील देशों में 2022 की जो रिपोर्ट आई इसमें विकसित देशों में
हमने ये देखा 4% बढ़ गया है। फिर इसके बाद वर्ष 2022 में वैश्विक एक सेकंड हाँ ये रहा विकसित देशों, हाँ ठीक है, वर्ष 2022 में विकसित देशों में, हमने विकासशील देशों को देखा, विकसित देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह यानी कि एफडीआई इनफ्लो, अंतर प्रवाह, और फिर हम दूसरा एक टर्म पढ़ेंगे इसमें अंतर प्रवाह इनफ्लो, ठीक है। फिर हम एक और दूसरा टर्म पढ़ेंगे, उसको देखा बहिर्प्रवाह यानी कि आउटफ्लो की बात करेंगे, ठीक है। तो इनफ्लो कितना है, यानी कि जो आया है, इनफ्लो मतलब जो आया है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अंतर प्रवाह यानी कि एफडीआई इनफ्लो जो है 37% की कमी के साथ आप देखेंगे यहाँ पर इतना दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देख लिया हमने कि विकसित देशों में एफडीआई इनफ्लो कितना है, 37% से कम दर्ज किया गया है, जबकि विकासशील देशों में ये जो एफडीआई है वो 4% से कम दर्ज करने की बात की गई है। अब यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर आएंगे, जब विदेशी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, भारत में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो एफडीआई इनफ्लो है ना, एफडीआई इनफ्लो है, भारत के संदर्भ में जो एफडीआई इनफ्लो है वो लगभग 10% से ज़्यादा है, ठीक है। जो भारत में एफडीआई इनफ्लो है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण एशिया में भारत जो है ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश है, और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं वित्त सौदे के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि भारत जो है वैसे एफडीआई इनफ्लो में 10% पिछले वर्ष की तुलना में 10% ज़्यादा है, यहाँ पर है विश्व निवेश रिपोर्ट कहती है। वही कहता है कि दक्षिण एशिया की, अगर हम सिर्फ साउथ एशिया की बात करें, उसमें भारत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में मात्र तीसरे सबसे बड़े मेजबान देश के रूप में है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में हम ओवरऑल देखें तो उसमें भारत दूसरे बड़ा देश बन गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो यानी कि एफडीआई इनफ्लो के संदर्भ में 2022 में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। तो भारत ऐसे विश्व में 8वें स्थान पर है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी, भारत ऐसे विश्व में 8वें स्थान पर, बस इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नीचे हम आते हैं थोड़ा इसी पेज नंबर 115 में 2022 में एफडीआई अंतर प्रवाह की दृष्टि से शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि जो एफडीआई इनफ्लो है और ये जो विश्व निवेश रिपोर्ट है वो कहती है कि यहाँ पर क्या कह रही है कि यूएसए है, चाइना, सिंगापुर, यानी कि एफडीआई इनफ्लो की दृष्टि से टॉप 3 इकोनॉमिक्स कौन कौन सी हैं पूरे वर्ल्ड में, यूएसए, चाइना और सिंगापुर रही हैं, ठीक है। यूएसए, चाइना, सिंगापुर रही हैं, और पीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। अब भारत में अगर हम बहिर्प्रवाह की बात करें तो भारत में यहाँ पर देखिए, भारत में एफडीआई बहिर्प्रवाह 11.76% की कमी दर्ज की गई है, ठीक है। बस इतना हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, इसको बस इन शॉर्ट यहाँ पर फटाफट देख लीजिए। जो विश्व निवेश रिपोर्ट है जिसे अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, उसका केंद्र विषय है सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश करना। तो विकासशील देशों में एफडीआई 4% से बढ़ गई है, और 2022 में विकसित देशों में आप देखेंगे जो एफडीआई इनफ्लो है वो 37% की कमी दर्ज किया गया है, ठीक है, कमी को दर्ज किया गया है। और इसके साथ विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इनफ्लो दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम देखें दक्षिण एशिया के संदर्भ में से भारत में देखें तो ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में भारत तीसरे स्थान पर मेजबान करता है, और इंटरनेशनल परियोजनाओं में वित्त सौदे के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब यहाँ पर विदेशी निवेश अंतर प्रवाह एफडीआई इनफ्लो में भारत जो है विश्व के 8वें स्थान पर है, क्लियर है। और एफडीआई के इनफ्लो में टॉप 3 इकोनॉमी कौन कौन सी, यूएसए, चाइना और सिंगापुर है। वहीं भारत में एफडीआई बहिर्प्रवाह के संदर्भ में देखें तो 11.76% का यहाँ पर दर्ज किया गया है आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो दर्ज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक समझ आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्लोबल स्किल रिपोर्ट क्या कहती है। तो यहाँ पर स्किल की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है कि कुछ कौशल की विकास कर रहा है, कौशल दक्षता की बात कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल पूरे वर्ल्ड लेवल पर स्किल रिपोर्ट की बात कर रहा है। ये कॉर्सेरा संस्थान, कॉर्सेरा इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जारी की जाती है। तो याद रखना है, ये कॉर्सेरा संस्थान के द्वारा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जारी की जाती है, जो 2023 में इस बार जारी की गई है, ठीक है।
5वां संस्करण है, डजन मैटर। ये क्या कहते हैं, GSR यानी कि ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, ठीक है। ये 100 देशों को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। और स्किल प्रोफिशिएंसी यानी कि कौशल, समग्र कौशल दक्षता के मामले में, पूरे ओवरऑल में दक्षता के मामले में स्विट्ज़रलैंड जो है शीर्ष स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, नाइजीरिया को अगर हम देखेंगे तो वो अंतिम यानी कि 100वें स्थान पर, 100 देशों को शामिल किया गया है, ठीक। जिसमें पहले स्थान पर कौन के एवज है, शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। तो फर्स्ट पर आप देखेंगे क्या है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है। इसके बाद आप देखेंगे बॉटम पे कौन है, तो 100वें स्थान पर कौन है, यहाँ पर आपका नाइजीरिया है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, याद कर लेना है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि इस रिपोर्ट के अनुसार समग्र कौशल यानी कि ओवरऑल स्किल में भारत ने 100 देशों में शामिल किया गया। भारत ने 68वें स्थान से सुधार करते हुए, यहाँ पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, भारत जो है 2023 में 60वें स्थान को हासिल कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भारत ने इस 100 जो देशों को इसके अंतर्गत, स्किल के अंतर्गत शामिल किया गया इस रिपोर्ट के अंतर्गत, उसमें 60वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ 2023 की रिपोर्ट में, ठीक है, ठीक है। अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 13वें स्थान पर है। ये तो ओवरऑल हमने देखा, अंडर 100 में भारत जो है 60वें स्थान पर है। बट अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक बात करें एशिया प्रशांत के क्षेत्र में, तो भारत उसमें 13वें स्थान पर है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ध्यान रखना, ठीक है। समग्र कौशल दक्षता के संदर्भ में भारतीय राज्यों में अगर हम देखें, ठीक, तो क्रमशः पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल और चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र अग्रणी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय राज्यों में समग्र कौशल दक्षता में आप देखेंगे, एक याद रखना है पश्चिम बंगाल। फिर मेन याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति, तो उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब आपको इसके साथ साथ क्या करना है, इसके साथ होमवर्क करते रहा करिए कि भाई चार्ट बनाइए इस तरह से अपना, और उसमें ना एक तरफ यहाँ पर रिपोर्ट लिख दीजिए, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। उन रिपोर्ट का साथ साथ यहाँ पर लिख दीजिए वो कब जारी की गई है। इसके साथ इंडिया की क्या स्थिति है उसमें, उनका रैंक कौन सा प्राप्त है उनको, ठीक है। टॉप स्टेट, इसमें टॉप स्टेट या टॉप कंट्रीज़, टॉप जो है वो टॉप में जो है उनके बारे में देख लीजिए। तो इस तरह से चार्ट बना के करिए तो इजीली याद हो जाएगा आपको, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो यहाँ पर वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के अंतर्गत देखेंगे कि क्लीननेस में देखेंगे, या फिर कर्मचारी सेवा कैसी वहाँ पर है, या स्वच्छ के रूप में, स्वच्छता के रूप में किस तरह से कौन सा अच्छा एयरपोर्ट है, तो उनको उस तरह से अवार्ड से नवाजा जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में यूके स्थित कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स द्वारा, ठीक है, कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स के द्वारा वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 की घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई, यहाँ पर देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है ना, उसको विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बोला गया है। तो याद करना है, इससे प्रश्न बनेगा। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। हो सकता है चांगी एयरपोर्ट नाम दे दे और बता दे कहाँ से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट्स घोषित किया गया है, ठीक है। इसके बाद वर्ष 2023 में सर्वाधिक स्वच्छ हवाई अड्डों की सूची में, ठीक है, ये तो ओवरऑल हो गया। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है हर तरीके से। अगर सिर्फ सर्वाधिक स्वच्छ हवाई अड्डों की सूची में देखा जाए तो जापान का टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा है। तो जापान का टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा है, जो पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी शीर्ष पर रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा स्वच्छ हवाई अड्डों की सूची में देखा जाए तो जापान का टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा है, ठीक है। वहीं अगर कहा जाए कर्मचारी सेवा के लिए विश्व का, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, सर्वाधिक स्वच्छ हवाई अड्डों में कर्मचारी सेवा के लिए, तो यहाँ पर कर्मचारी सेवा के लिए विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा कौन सा है, इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। क्या रहा है, इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, अवार्ड की सूची में 4 भारतीय हवाई अड्डों को 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान मिला है। तो किस किस पोजीशन पे, पहले देखिए, पहले क्या नाम है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, नई दिल्ली में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, हैदराबाद में। याद रखिएगा, सीधे हो सकता है मैच द फॉलोइंग में बस इतना ही पूछ ले। कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, बेंगलुरु में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, मुंबई में है। तो चारों हवाई अड्डे का लोकेशन इंडिया का याद रखना है, इनका रैंक एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये भी पूछ सकते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ में 4 कौन कौन से, तो 4-5 नाम दे देगा, तो 4-5 नाम याद रखना। सिर्फ अगर हवाई अड्डे और उनका प्लेस पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है।
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। ठीक है, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को कुछ और भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब वो क्या है, यहाँ पर ज़रा फोकस करिएगा। जैसे यहाँ क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जैसे बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया देखेंगे तो कौन सा है, बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, साउथ एशिया में अगर हम देखेंगे द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, साउथ एशिया में क्या है, आपका कौन सा, देखिए अब यहाँ पर भारत के संदर्भ में मात्र कह रहा है ना, तो बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया देखेंगे साउथ एशिया में तो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा सबसे ये क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और साउथ, अगर क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया या साउथ एशिया में पूछा जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन सर्वाधिक स्वच्छ हवाई अड्डा ओवरऑल पूछा जाए तो जापान का टोक्यो हनेडा है। ठीक है, बट इंडिया के संदर्भ में या फिर साउथ एशिया के संदर्भ में पूछता है तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्लियर है। बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया, और कह रहा है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया साउथ एशिया, तो कौन सा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। यानी कि इंडिया या फिर साउथ एशिया के संदर्भ में कहा जाए तो आपको याद रखना है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बट ओवरऑल अगर पूछा जाए कर्मचारी सेवा के लिए तो इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है? वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर से इसको देख लीजिए पीछे, और फिर भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए मैं भी अपनी बुक का पेज पलट लेती हूँ। इसके बाद यहाँ आते हैं, बोलते बोलते भी थकान होने लगती है। यहाँ देखिए वैश्विक सूचकांक जो है आपका, वो जो ग्लोबल इंडेक्स है आपका, यहाँ पर नज़र डालते हैं तो ये आपका पेज नंबर कितना होगा, ये आपका 116 पेज पे है। खोल लीजिए पेज, है ना। आइए अब यहाँ पर क्या है, ये फोर्ब्स इत्यादि के बारे में हमें डिटेल पढ़नी होगी। जैसे फोर्ब्स एक ठीक है, फोर्ब्स क्या एक यहाँ पर कह रहा है कि विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची जारी की है। तो फोर्ब्स पत्रिका जो है विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, और 20वां संस्करण मैटर नहीं करता। अब इस सूची में यहाँ क्या कह रहा है कि हमें देखना है, यहाँ पर सूची में 5 महिलाएं टॉप में कौन कौन है, विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो पहली सर्वश्रेष्ठ महिला को इस सूची में जो शामिल किया गया है वो है उर्सुला वॉन डेर लेयेन। ये राजनीतिक नीति से संबंधित है, जर्मनी की है। और 5वां अगर आप देखेंगे ना, टेलर स्विफ्ट है, यूएसए की है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे यंगेस्ट है ये। सबसे यंगेस्ट क्यों, क्योंकि मात्र ये 33 साल की है और फोर्ब्स पत्रिका में इनका नाम आ गया है। ठीक है, आइए इनके बाद, और सबसे यंगेस्ट में देखेंगे टेलर स्विफ्ट है, और सबसे ओल्डेस्ट में देखेंगे कौन सी है, जूडी फॉकनर है। ठीक है, जूडी फॉकनर है यहाँ पर जो सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे शक्तिशाली महिला है। तो ये जो टेलर है यूएस की है, 33 ईयर्स की है, और वहीं यूएस की जूडी फॉकनर सबसे उम्र दराज महिला है जो 80 ईयर्स की है। क्लियर है, आगे बढ़े। इसी में आगे देखते हैं, कहते हैं इस सूची में अगर हम 4 भारतीय महिलाओं ने जो जगह बनाई है वो कौन सी, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है विशेष तौर पे। तो भारतीय महिलाओं में कौन कौन है, जैसे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पहली पोजीशन पर, इन्होंने पहली पोजीशन, मेरा कहने का मतलब है ये जो है 4 भारतीय महिलाओं में शामिल हैं जो 32वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी आती है हमारी इस सूची में जगह बनाने वाली, आप देखेंगे और कौन सी हैं, तो इसमें और है यहाँ पर HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा। ठीक है, HCL टेक की रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये 60वें स्थान पर है। फिर सेल की अध्यक्ष जो है, क्या नाम है उनका, सोमा मंडल, ये 70वें स्थान पर है। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शुभ 76वें स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार इसको रीड कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, कि पहली है 32वें स्थान पर भारत की निर्मला सीतारमण जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसके बाद दूसरी है रोशनी नाडर मल्होत्रा जो 60वें स्थान पर है इसी श्रेणी में, और फिर है इसके बाद सोमा मंडल जो 70वें स्थान पर है। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार जो 76वें स्थान पर है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद कह रहे हैं कि BBC की एक जो BBC है, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, इसके द्वारा विश्व की 100 प्रेरक और प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची जारी की है। लिस्ट ऑफ 100 इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंट वुमेन की लिस्ट जारी करता है ये, BBC के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है, तो इसमें भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, यहाँ पर मात्र 4 भारतीय महिलाओं कौन कौन सी रही हैं, दिया मिर्जा, और फिर आरती कुमार राव, क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर, और फिर बुद्ध नन है जेत सुनमा तेजिंग पामो। ठीक है, जेत सुनमा तेजिंग पामो। तो ये क्या है, ये BBC की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर है टॉप 100 में। ठीक है, तो BBC की जो एक रिपोर्ट आती है उसका नाम है
I2 क्यों, इसका नाम क्या है, इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंट वुमेन, तो I2 टाइम है तो I2 कर दिया, ठीक है। तो ऊपर वाला अलग था कि फोर्ब्स के द्वारा जो जारी की जाती है उसमें कोई अलग थी, और यहाँ पर अलग है। फोर्ब्स वाला मोस्टली आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फोर्ब्स के 100 सबसे अमीर व्यक्ति, अभी हमने सबसे शक्तिशाली महिलाएं पढ़ी, अब सबसे अमीर व्यक्ति, तो रिलायंस इंडस्ट्री का नाम हमेशा आएगा, मुकेश अंबानी 92 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। वहीं सबसे अमीर महिला जो है वो है सावित्री सावित्री जिंदल और परिवार से संबंधित हैं। इसके बाद जेरोधा के निखिल कामत से है, सबसे कम उम्र के अरबपति हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 37 ईयर्स है। तो मुकेश अंबानी जी का यहाँ शीर्ष 5 अमीर भारतीयों में नाम है, तो हमें वो देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट अगला टॉपिक है। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट में देखेंगे ये जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये 361 हेल्थ हुरून इंडिया जो रिच लिस्ट है ये इसके द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त रूप से भारतीय अमेरिकों की सूची, भारतीय अमीरों की सूची बेसिकली, ठीक है। और ये क्या है, ये सबसे सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट रैंकिंग है, जो भारत में रहने वाले या जन्म लेने वाले या पले बड़े व्यक्तियों के संदर्भित करती है। और इसका क्या क्राइटेरिया है कि जिसके पास, किसको इसमें शामिल किया जाएगा, इस सूची में 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति वाले जो टोटल लोग हैं 1319 व्यक्तियों को इसमें स्थान मिला है। तो मैं जो फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति, माफ़ी चाहती हूँ, 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी की है, उसमें कहा है कि जिनके पास, जो वही इसमें शामिल है जिनकी नेटवर्थ कितनी है, 1000 करोड़ रुपए है या उससे अधिक की संपत्ति है। और टोटल भारत के संदर्भ में अगर आप देखें, टोटल अगर देखेंगे भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पर क्या है, कितने लोग टोटल जिनके पास इतनी संपत्ति 1319 है। आप समझ रहे हैं, 1319, हमको भी इसमें थोड़ी जगह मिल जाती है ना। चलिए ठीक है। इसके बाद 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट, शीर्ष 5 अमीर भारतीय कौन कौन से, मुकेश अंबानी, दूसरा गौतम अडानी और परिवार, ये तो वही रहना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या है कि कह रहे हैं, ऐसी बस पढ़ लेना है, इसको पढ़ लेना है कि केदारा कैपिटल के मनीष केजरीवाल, ये अरविंद केजरीवाल नहीं है, मनीष केजरीवाल प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर के रूप में सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय, बस पढ़ लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बायजूस के जो है इनको हटा दिया गया है अभी फिलहाल मेरे ख्याल से। सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति जो है केविल वोरा है, जिन्होंने जेप्टो की स्थापना की, तो देख लेना ये केविल वोरा जिन्होंने जेप्टो की स्थापना की, वो भी इस सूची में है, तो सबसे कम उम्र के अरबपति हैं, ठीक है। अब ये बाहर हो गए, बायजूस के जो ये थे ना, बायजू रविंद्र इस वर्ष इस सूची से बाहर हो चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023, ठीक है। तो क्या है, अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 10वें वर्ष शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त किया, ये हमें ध्यान रखना है। अगर शीर्ष सूची में भारतीय कंपनियों का स्थान देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इंडियन ऑयल, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसके बाद आता है आपका इंडियन ऑयल, इसके बाद आता है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम, क्या है देख लीजिए, LIC है, फिर ऑयल इंडिया नेचुरल गैस है, फिर भारत पेट्रोलियम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर टाटा मोटर्स है, फिर राजेश एक्सपोर्ट्स है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से याद रखिएगा कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के अंदर रिलायंस है, इंडियन ऑयल है, फिर भारतीय जीवन बीमा निगम है, LIC है, ठीक है, क्या है, LIC है, फिर इसके बाद आपका ONG है, ONG यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस है, फिर आपका यहाँ पर भारत पेट्रोलियम है, फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर टाटा मोटर्स है यहाँ पर, फिर आपका क्या आएगा, राजेश एक्सपोर्ट्स आएगा, राजेश एक्सपोर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप याद करने की ट्रिक बना सकते हैं यहाँ पर, किसके संदर्भ, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023 के संदर्भ में। अगला टॉपिक आपका क्या आता है, वैश्विक बहुआयामी सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको हम MPI भी कह देते हैं, है ना। तो क्या है वैसे बेसिकली यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी व मानव विकास पहल, इन दोनों के द्वारा, किसके द्वारा, UNDP, ठीक है, UNDP प्लस OPHI के द्वारा क्या जारी किया जाता है, संयुक्त रूप से दोनों के मिलने से क्या बना है, ग्लोबल वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी कि MPI इंडेक्स की यहाँ पर बात करें, MPI इंडेक्स की बात करें, जो 2023 में फिलहाल अभी जारी की गई है। इसका केंद्र विषय क्या है, अनस्टेकिंग ग्लोबल पॉवर्टी डाटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन, ठीक है, देख लेना है इसको।
यहाँ पर कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जो पूरी जनसंख्या है ना 6.1 बिलियन लोगों में, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, उसमें लगभग देखेंगे 1.1 बिलियन जो लोग हैं वो गंभीर बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास करते हैं। इंपॉर्टेंट है, 6.1 बिलियन जो लोग हैं ना, 6.1 बिलियन जो पीपल है, उनमें से लगभग 1.1 बिलियन जो पीपल हैं वो बहुत आयामी गरीबी, बहुत ही गंभीर स्थिति में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों के अंतराल में 25 देशों ने अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य को आधा करने में सफलता प्राप्त की है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लास्ट 50 ईयर्स में ऐसा देखा गया है। आप देखेंगे कि 25 देशों में अपने बहुआयामी गरीबी सूचकांक को यानी कि MPI को आधा करने में सफलता हासिल की है और भारत जो है उसमें से एक है। ठीक है, भारत उसमें से एक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है 15 वर्षों के अंतराल में, यानी कि 2005 से लेकर 2021 में 1415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता मिली है। तो यहाँ पर एज अ स्टेटमेंट हो सकता है पूछ लें कि लगभग 15 वर्षों के अंतराल में 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता मिली है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, आप देखेंगे कि भारत का MPI जो है मूल्य, भारत का MPI मूल वर्ष 2005-06 में इतना था, फिर 15-16 में इतना था, 2019 में इतना था। तो फिलहाल अभी देखेंगे कितना है, 0.069 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक क्या कह रहा है, द ग्लोबल 2000 सूची 2023 फोर्ब्स के द्वारा जो जारी की जाती है। तो ये क्या है, USA का जो यहाँ पर ध्यान रखना है, इस सूची में USA का JP मॉर्गन चेस बैंक शीर्ष पर है और दूसरे स्थान पर सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्या है, USA का JP मॉर्गन चेस बैंक जो है द ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष पर स्थान बनाए हुए है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद अगला 118 पेज पर जब इसी में आएंगे, आप कह रहे हैं कि जो आपका मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये 45वें स्थान पर पहुंच गई है, जो किसी भारतीय कंपनी की तुलना में सबसे अच्छे स्थान पर है। ठीक है, द ग्लोबल 2000 सूची में कुल 55 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। ये हमें याद रखना है कि द ग्लोबल जो 2000 सूची है उसमें लगभग 55 कंपनियां भारत की मात्र शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। खटखट की तो आवाज़ नहीं आई है ना, क्योंकि कपड़े में कभी कभी माइक टच होता है, जिसकी वजह से कर लेती हूँ सही। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है, पहली चीज़। ठीक है, कनेक्टिंग टू कॉम्पिटिट शीर्षक है इसका। कनेक्टिंग टू कॉम्पिटिट की बात कर रहा है, लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा है। कनेक्टिंग की, क्योंकि कनेक्टिंग ही है लॉजिस्टिक्स की से, लॉजिस्टिक्स भी कनेक्टिंग की, जोड़ने की बात करता है। ठीक है, इसमें क्या है, सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पर है इन देशों में। इसके बाद भारत की अगर स्थिति हम मात्र इसमें सबसे पहले देखें लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो भारत 38वें स्थान पर है। ठीक है, PT के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं देखेंगे कि भारत के साथ साथ 38वें स्थान 38th रैंक पे और भी अन्य देश हैं, जैसे लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब और तुर्की है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले LPI यानी कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जो है विश्व बैंक के द्वारा जो जारी की जाती है, उसमें भारत 38वें स्थान पर, उसके साथ साथ अन्य कौन कौन से देश सेम रैंक पर अवस्थित हैं, लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब और तुर्की है। ठीक है, अब आता है वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023। तो ये हुरुन अनुसंधान संस्थान जो है उसके द्वारा वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 जारी किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक जो है इसके माध्यम से 2000 के दशक में स्थापित उन कंपनियों की रैंकिंग जारी की गई जिनका मूल्य कम से कम $1 बिलियन है और अभी वे किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। 3 स्टेटमेंट है कि इस सूची में वही लोग उसमें शामिल होंगे, यूनिकॉर्न सूची में वही लोग शामिल होंगे। पहला होना चाहिए 2000 के दशक से स्थापित, 2000 के समय पर सन 2000 के दशक में स्थापित उन कंपनियों की रैंकिंग जारी की गई हो जिनका मूल्य कम से कम, दूसरा पॉइंट क्या, जिनका मूल्य कम से कम $1 बिलियन हो। और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि वे अभी किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है PT के लिहाज से। अब इसके बाद यहाँ पर ऊपर इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसी टॉपिक में आगे देखेंगे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि USA के सर्वाधिक 666 यूनिकॉर्न शामिल हैं और USA में कुल 49% यूनिकॉर्न है, जिसमें से 666 इसमें से शामिल हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें 68 यूनिकॉर्न है, क्योंकि इतने स्टार्टअप इत्यादि चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 68 यूनिकॉर्न है, जो विगत वर्ष की तुलना में 14 अधिक है। और भारतीय शहरों में सर्वाधिक यूनिकॉर्न बेंगलुरु कर्नाटक में, बस इतना याद रखना है।
और कुछ खास इसमें याद रखने लायक कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज़ है। जो ये सूचकांक दिए गए उसमें जो जो बस हाईलाइट किया वही उसको पढ़ लेना है, ठीक है। अब अगला टॉपिक कहता है विश्व के अरबपतियों की सूची यहाँ पर जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा। फोर्ब्स काफ़ी सारी सूचियाँ जारी कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट जारी की गई है अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पत्रिका में 37वीं वैश्विक रैंकिंग में कितने 2023 में देखेंगे कितने जो है 2640 अरबपतियों को शामिल किया गया है। तो 2023 में 2640 अरबपतियों को शामिल किया गया है, पहली चीज़, ठीक है। और आप देखेंगे 2023 में 2640 हैं, जबकि 2022 में 2668 थे। तो लगभग आप देखेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर 28 अरबपतियों की कमी पाई गई है, ठीक है। तो यानी कि 2023 में कम अरबपति, 2022 में 28 ज़्यादा थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या याद देना है, 2023 की सूची में शामिल अरबपतियों की जो शुद्ध संपत्ति है, टोटल नेटवर्थ है, वो 12.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि 2022 में 12.7 थी, यानी कि 0.5 यहाँ पर कम हुई है 2023 में, ठीक है। तो 500 बिलियन डॉलर से कम है, यहाँ पर याद रखना, यानी कि कमी दर्ज कर रहा है यहाँ पर टोटल नेटवर्थ में, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपति की सूची, शीर्ष अरबपति है। अब यहाँ पर शीर्ष अरबपति में कौन है, क्रमशः बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली एंड एलन मस्क और जेफ बेजोस है, ठीक है। ये 3 नाम है, देख सकते हैं। इसके बाद फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपति सूचियों में शीर्ष 3 भारतीय अरबपति, तो पहले तो मुकेश अंबानी होंगे रैंक 9 पे, फिर गौतम अडानी, फिर शिव नाडर हैं, जिनको हमने पहले भी अभी देखा है, ठीक है। इस सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला अरबपति कौन है, सावित्री जिंदल और परिवार है, जिनको पहला भी नाम हमने अभी देखा हुआ है, ठीक है। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, जो जो हाईलाइट किया बस उसको एक बार रट लेना है और कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक कह रहा है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो जारी करी गई है, उसके संदर्भ में यहाँ पर कह रहा है, इसमें कुछ है खास नहीं, मुकेश अंबानी का ही नाम बट ऑब्वियसली मिलेगा, तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अगला टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको मैं 5 स्टार दे देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं जो पहले टॉपिक पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, पर कैसे कहते हैं ना कि 200% संभावना है इससे आने की, वैसा। पहली चीज़, मानव विकास जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है HDR रिपोर्ट है, ये UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। आपका होमवर्क है कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। इसके रिपोर्ट का नाम दिया गया है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। तो इस रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वर्ष 2021 में संपूर्ण विश्व का, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.732 था, जो 2019 की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 0.737 था, जिससे अब 2021 में यहाँ पर कम देखा गया है, थोड़ा सा कम देखा गया है, ठीक है। उसकी वैल्यू जो है थोड़ी कम हो गई है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि SDI में कमी यहाँ पर दर्ज की गई है, ठीक है। किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब यहाँ पर कहते हैं, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, पहले हम इसको यहाँ पर कवर करते हैं फिर हम दूसरा देखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो असमानता है, ठीक है, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक यानी कि आई, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, IHDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इनइक्वालिटी है उसके साथ अगर हम रैंकिंग में देखें तो शीर्ष पर आयरलैंड है, जबकि नॉर्वे जो है यहाँ पर दूसरे स्थान पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर। एक तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। असमानता के कारण वैश्विक SDI मूल्य में 19.4% की कमी दर्ज की गई है, और जिससे क्या हुआ, असमानता को समायोजित करने पर वैश्विक SDI मूल्य में 0.73% से कम होकर 0.59% रह जाता है, और विश्व जो है उच्च मानव विकास श्रेणी से मध्यम मानव विकास श्रेणी में आ जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं, उच्च मानव, मध्यम मानव, तो देखिए जो श्रेणी 800 0.8800 से ऊपर, इससे ऊपर जो है अगर उस श्रेणी में आता है तो उसको अति उच्च श्रेणी अंतर्गत रखा जाता है, अति उच्च श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो अभी तक तो इसमें देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पूरे वैश्विक लेवल पर देखें, असमानता के कारण SDI मूल्य में 19.4% की कमी के साथ, जिसमें असमानता को अगर समायोजित करने पर वैश्विक SDI मूल्य 0.73% से कम होकर 0.590 रह जाता है, और विश्व जो है किसमें, उच्च मानव विकास श्रेणी से मध्यम विकास श्रेणी से अंदर डाउन हो जाता है, उसमें शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है कि सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान डेनमार्क रखता है,
ठीक है। सर्वाधिक समानता वाला देश जो है सर्वोच्च स्थान डेनमार्क रखा है। वहीं महिलाओं और पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाले देश कौन कौन से, यमन, पापुआ न्यू गिनी इत्यादि हैं। ठीक है। अब मानव विकास सूचकांक में देखेंगे भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की है। मध्यम मानव विकास वाले देश की है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर SDI का जो मूल्य 0.633 के साथ 132वीं रैंक पर, तो यहाँ भारत के संदर्भ में याद रखना कितना है, 0.33 है। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं कि मध्यम मानव विकास वाले उसमें रखा गया, क्योंकि अगर 0.880 से ज़्यादा होता तो अति उच्च श्रेणी में है, जो कि अभी तक इसमें से कोई नहीं है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी के इंडेक्स में 0.490 के साथ 170 देशों में 182वीं रैंक पर है, भारत की बात कर रहा है। ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है इसमें, शीर्ष पर डेनमार्क है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ये दिया गया है, इसमें आएंगे, इसकी जो लिस्ट नीचे दी गई है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, हाईलाइट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है रशिया। रशिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 52वें स्थान पर है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी रैंक आप देखेंगे ना, अति उच्च मानव विकास की श्रेणी में यहाँ पर 2021 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ नहीं करना है। और इतना मैंने आपको बता दिया कि इंडिया की रैंक इसमें कितनी, 122वीं रैंक है। ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट, तो मानव विकास रिपोर्ट एक बार अच्छे से निगाह सरसरा लीजिएगा, इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियोस को शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखें। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इस किताब को पढ़ के फिर पढ़ाना पड़ता है, डायरेक्ट लाइन टू लाइन पढ़ाना होगा तो वो तो दुनिया ही कर रही है। ठीक है। तो वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आ ही गए हैं तो कॉमेंट ज़रूर करें, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है या समझ आ रहा है, या अप्रिशिएट करना है या बुरा बोलना है, कुछ भी बोलना है, एटलीस्ट कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसको और बेहतर करने का प्रयास करें। आप हमारे साथ निरंतर बने रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।